एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइफ। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था। उन लोगों को जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है हमारा 11th बायो का, उसमें एंजाइम्स और उनके एक्शन और जो केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं वो समझ में नहीं आए थे। तो आज हम उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो सबसे पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन से पहले जो आता है वो है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को पहले समझना ज़रूरी है। अब जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर एंजाइम्स हमारे प्रोटीन्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरफ कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं और वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम जो है वो है तो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन वो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। नाउ वी कैन डिपिक्ट एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। हम एंजाइम को एक लाइन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एंजाइम जो है किसी भी प्रोटीन की तरह उसका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है प्रोटीन का, तो वो हमारा 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, जैसा कि प्रोटीन का होता है। उसके बाद एंजाइम के पास प्रोटीन की तरह 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर भी होता है। जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो हम क्या नोट करते हैं कि जो प्रोटीन चेन की बैकबोन है वो खुद के ऊपर ही फोल्ड हो जाती है। जैसे सपोज करो ये बैकबोन है तो ये अपने ऊपर ही ऐसे इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब जो चेन है वो एक खुद को ही क्रिस क्रॉस कर लेगी और इसीलिए उसमें बहुत सारे स्रेवाइसेस और पॉकेट्स बन जाते हैं। तो सपोज करो ये चेन है हमारी, ये खुद को ही है ना ऐसे क्रिस क्रॉस कर रही है। तो ये देखो यहाँ पे ये स्रेवाइस, यहाँ पे पॉकेट, मतलब एक तरह से गैप जो है वो बन जाते हैं। नाउ वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, और इनमें से एक पॉकेट जो है वो एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट क्या होता है? एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ स्रेवाइस और पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट्स। तो एक्टिव साइट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आके हमारा सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो जाता है और ये एंजाइम पे प्रेजेंट होती है, ये बात ध्यान रखनी है। इसीलिए जो एंजाइम्स हैं अपनी एक्टिव साइट के थ्रू रिएक्शंस को हाई रेट पे कैटलाइज कर पाते हैं। Now, enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference needs mention, that the inorganic catalysts work efficiently at high temperatures and high pressure, but enzymes get damaged at the high temperatures. तो जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं हमारे और दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक मेजर पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। वो क्या है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं हमारे वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एंजाइमेटिक कैटलिस्ट हैं या जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं हमारे, वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हमारा टेम्परेचर चला गया तो हमारा एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें यह है दैट द एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स who normally live under extremely high temperatures are stable and retain their catalytic power even at high temperatures. लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जैसे जो हॉट वेंट या सल्फर स्प्रिंग्स में, मतलब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, अगर उन ऑर्गेनिज्म से हम एंजाइम कैटलिस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो इन एंजाइम्स की जो कैटालिटिक पावर है वो हाई टेम्परेचर पे भी रिटेन्ड रहेगी, वो डैमेज नहीं होंगे। लगभग 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं एंजाइम कैटलिस्ट के लिए सही है जिनको हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया है, आइसोलेट किया है, जो कि खुद भी बहुत हाई टेम्परेचर्स में रहते हैं ना। थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है ऐसे एंजाइम्स का जो हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे जो कि है केमिकल रिएक्शंस। सो अब हम ये जो एंजाइम्स हमने पढ़े इनको हम समझें कैसे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन समझना होगा। अब जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दे अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। उसमें 2 तरीके के चेंजेस आते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है दैट अ चेंज इन शेप अकर्स विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, कि बॉन्ड टूटे बिना ही अगर शेप में चेंज आ गया तो वो फिजिकल चेंज होगा। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा फिजिकल प्रोसेस क्या होता है कि जो मैटर की स्टेट है उसमें चेंज आ जाए, जैसे कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए या वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं। लेकिन जब बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन।
जैसे कि BaOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4, ये रिएक्शन दिया हमने। तो इसमें कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो जैसे Ba और OH होल ट्वाइस के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और इधर H2 और SO4 के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो ये दो बॉन्ड्स तो टूट गए, और नए बॉन्ड कौन से बनेंगे? Ba और SO4 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा BaSO4। और दूसरी तरफ जो H2 और यहाँ पे जो O है उसको लेके हमारा वाटर बन जाएगा। फिर हम इसको बैलेंस कर देंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से जब हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ग्लूकोज में, तो वो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो। अब ये जो फिजिकल या केमिकल जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, इनकी रेट क्या होती है? रेट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में 1 सेकंड भी ले सकते हैं हम, 1 मिनट भी ले सकते हैं, 1 घंटा भी ले सकते हैं, जो भी हमें लेना है। तो सपोज करो मैंने 1 सेकंड ले लिया, तो 1 सेकंड में जितना प्रोडक्ट बन रहा है वो उस पर्टिकुलर फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की रेट होगी। क्लियर है? अब जो रेट होती है उसे हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? रेट इज एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो रेट मतलब पी मतलब क्या हो गया? जो प्रोडक्ट बन रहा है, और टी जो भी हमने टाइम लिया है। अब जो रेट है इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अगर डायरेक्शन हमने स्पेसिफाई कर दी तो इस रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अब जो रेट्स होती है, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस की हो चाहे केमिकल प्रोसेस की हो, उनको टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। नाउ अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन ईदर डायरेक्शन। मतलब कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, तो सपोज करो अगर इस डायरेक्शन में चेंज से रेट डबल हो रही है, तो अगर इस डायरेक्शन में हम वो चेंज करेंगे तो रेट हमारी हाफ हो जाएगी। या फिर अगर इस डायरेक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करने से रेट हाफ आ रही है, तो इस डायरेक्शन में वो डबल हो जाएगी। क्लियर है? नाउ कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड वन। अब जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है उनकी रेट अनकैटालाइज्ड रिएक्शन से बहुत ज्यादा होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं हम। CO2 प्लस H2O गिव्स अस H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। तो अगर कोई भी एंजाइम इस रिएक्शन में काम नहीं करेगा तो ये रिएक्शन बहुत स्लो चलता है। लगभग इसमें 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स ही बन पाते हैं H2CO3 के। लेकिन अगर हम एक एंजाइम जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अगर उसको हम इस रिएक्शन में इस्तेमाल करें, यूज करें, तो रिएक्शन स्पीड जो है वो बहुत ही ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। और पता है कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं हर सेकंड? 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे हमारे 1 घंटे में। अब 1 सेकंड में हमारे पास 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं H2CO3 के। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आता है। तो इस एंजाइम की वजह से जो रिएक्शन रेट है वो लगभग 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो गई। और 1 मिलियन में 10 लाख आता है, तो 10 मिलियन में 100 लाख आ गया। मतलब 100 लाख बार से जो रेट है वो इंक्रीज कर दी इस एंजाइम ने। नाउ देयर आर thousands of types of enzymes each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction। अब बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और हर एक एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर एक यूनिक केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करता है। नाउ अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called metabolic pathway। अब एक टर्म यहाँ पे आई metabolic pathway। तो metabolic pathway क्या होता है? एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और हर एक स्टेप को या तो एक ही एंजाइम का कॉम्प्लेक्स कैटालाइज करेगा या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो उस तरीके के रिएक्शन को हम बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे जब हम ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस की हमने साइकिल पढ़ी हुई है, तो उसमें हर एक स्टेप पे अलग अलग एंजाइम हमारा आता है, तो वो एक मेटाबॉलिक पाथवे हो गया। अब हमें एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें 1 या 2 एडिशनल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब अगर हम ये वाला रिएक्शन देखते हैं ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड वाला, तो ये भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकता है अलग अलग कंडीशंस में। जैसे कि अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें हमारे, उसमें ये रिएक्शन हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस का, तो अगर एनारोबिक कंडीशंस हैं तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर एरोबिक कंडीशंस हैं तो फिर हमारा पायरुविक एसिड ही बनेगा।
इसी तरीके से यीस्ट में फर्मेंटेशन के टाइम पे इसी पाथवे के थ्रू इथेनॉल यानी कि अल्कोहल जो है वो बनता है। इसलिए अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो पॉसिबल हो पाते। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एंजाइम के बिना सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, वो भी 1 घंटे में, लेकिन एंजाइम्स के साथ 6 लाख मॉलिक्यूल्स बने, वो भी 1 सेकेंड में। तो इतना ज़्यादा हाई रेट कैसे आ पाता है वो पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें एंजाइम्स को थोड़ा सा और डीप में पढ़ना होगा। हमें ऑलरेडी पता है कि एक्टिव साइट क्या होती है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो जो केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। और केमिकल जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। अब जो एंजाइम्स हैं यानी कि जो प्रोटीन्स हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के साथ, जिनमें एक एक्टिव साइट भी इंक्लूडेड है, वो हमारे सबस्ट्रेट को यानी कि एस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। और यहाँ पे हमारा एंजाइम आ गया। तो एंजाइम या प्रोटीन जिसमें एक्टिव साइट है वो हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है। अब ये हमें पता है कि सबस्ट्रेट जो एस है उसे पहले एंजाइम से बाइंड होना पड़ेगा उसकी एक्टिव साइट के ऊपर, एक क्लेफ्ट में या स्रेवाइस में या जो पॉकेट में हमने देखा था। नाउ द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ES कॉम्प्लेक्स। तो होता क्या है, सपोज करो ये हमारे पास एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है इस तरीके से। तो अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे पहले एंजाइम से जाके चिपकना होगा। और कहाँ पे? एंजाइम की एक्टिव साइट पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। तो ये सबस्ट्रेट हमारा इस एक्टिव साइट पे जाके जब चिपकेगा तो कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसका ये वाला हिस्सा जो है वो इसमें जाके फिट हो जाएगा। तो ये हमारा ES कॉम्प्लेक्स बन गया यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फेनोमेना। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है, बहुत जल्दी टूट जाता है ये कॉम्प्लेक्स। ये एक ट्रांजिएंट फेनोमेना है। So during the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed. तो इस टाइम पे जब सबस्ट्रेट हमारा एंजाइम की एक्टिव साइट से बाउंडेड है तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा सबस्ट्रेट का, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। Now very soon after the expected bond breaking or making is completed, the product is released from the active site. और बहुत तेज़ी से जैसे ही जो नए बॉन्ड्स बनने हैं वो बनेंगे और जो पुराने बॉन्ड्स टूटने हैं वो टूटेंगे, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा। ठीक है? तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो एंजाइम है हमारा, उस पर जब एक सबस्ट्रेट या एक कोई भी चीज़ आके लग रही है तो वो सबस्ट्रेट होता है, और जब वो रिलीज हो रही है तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। Now, in other words, the structure of the substrate gets transformed into the structure of product. तो वही चीज़ है कि जो substrate का structure है वो product के structure में convert हो जाएगा। Now, the pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure. लेकिन ये वाला जो हमारा pathway है इस transformation का, उसको इस transition state structure से होके गुजरना पड़ेगा। Now there could be many more altered structure states between the stable substrate and the product. अब ये है कि बीच बीच में बहुत सारे हमारे altered structural states आ सकती हैं, जैसे कि ये इस पे आके चिपक गया या ये सबस्ट्रेट इस पे आके चिपक गया तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पे शेप वगैरह चेंज होगी और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बाहर आए। लेकिन जितने भी ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट्स होते हैं वो सब अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड रहती है? हमारे मॉलिक्यूल के एनर्जी स्टेटस से या उसके स्ट्रक्चर से। इसीलिए जब हमने ये ग्राफ बनाया तो इसमें क्या देखा? ये प्रोग्रेस था हमारा रिएक्शन का, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, तो ये हमारा सबस्ट्रेट था। तो यहाँ पे जब सबस्ट्रेट है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो थी एंजाइम के साथ वो कम थी, तो वो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर एंजाइम के बिना हम एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे तो वो ज़्यादा रहेगी और वो देर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट है हमारा, ये सब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आता है। क्लियर है? तो वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी बता दी गई हमारी, और एक्स एक्सिस में हमने प्रोग्रेशन बता दिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मैंने अभी अभी क्लियर की, एक बार वापस से बता देती हूँ
कि जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है एस और पी के बीच में, यानी कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, वो बताया गया है। अब अगर पी जो है वो लोअर लेवल पे है एस से, यानी कि प्रोडक्ट्स नीचे अगर आ रहे हैं सबस्ट्रेट से लोअर लेवल पे हैं, तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। ये बात ध्यान रखनी है। सो अगर एस ऊपर है और पी नीचे है तो हीट जो है वो रिलीज होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या है, हमें एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती प्रोडक्ट बनाने के लिए। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the S has to go through a much higher energy state or the transition state. अब चाहे हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, लेकिन सबस्ट्रेट को तो एक बड़ी एनर्जी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरना ही पड़ता है। सो द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है और जो हमारा एवरेज एनर्जी कंटेंट है एस का, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? इसको यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार, फिर वापस बता देती हूँ क्या होगा। तो ये हमारे सबस्ट्रेट की एनर्जी थी और ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थी। विदाउट एंजाइम बात कर लेते हैं अभी हम। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। और अगर एंजाइम के उस पर देखें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी इतनी सी। क्लियर है? नाउ एंजाइम्स जो हैं वो इवेंचुअली इस एनर्जी बैरियर को ही कम करते हैं, जिसकी वजह से एस से पी का जो ट्रांजिशन है वो इजी हो जाता। इसीलिए जो एंजाइम्स है हमारे, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। Now each enzyme has a substrate binding site in its molecule so that a highly reactive ES और enzyme substrate complex is produced. तो हर एक एंजाइम में एक substrate binding site होती है उसके मॉलिक्यूल में, जिससे एक highly reactive enzyme substrate complex बनता है। ये कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है और बहुत जल्दी ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और अनचेंज्ड एंजाइम जो है हमारा वो भी बाहर निकल जाता है, और एक छोटा सा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का। कैसे? जैसे सपोज करो ये E है प्लस S है, तो इसने क्या बनाया हमारा ES। फिर ES जो है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए EP बनाएगा और EP बहुत तेजी से टूट के E प्लस P में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब जो कैटालिटिक साइकिल है एंजाइम एक्शन की, उसको हम 4 स्टेप्स में डिफाइन कर सकते हैं। पहला, सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया एंजाइम की और फिट कर गया एंजाइम की एक्टिव साइट पे। दूसरा, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की वजह से जो एंजाइम है उसको अपना शेप थोड़ा सा चेंज करना पड़ा और उसने सबस्ट्रेट को और ज़्यादा टाइटली जो है फिट कर लिया। तीसरा, एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, वो अब सबस्ट्रेट के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, क्योंकि जैसे सपोज करो ये हमने देखा था, ये हमारा एंजाइम है, यहाँ पे आके हमारा सपोज करो इस तरीके का सबस्ट्रेट है वो लग गया, तो एकदम बिल्कुल जो है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं सबस्ट्रेट के वो टूटेंगे और नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि जो ईपी है ये बनेगा। और चौथा स्टेप क्या होगा, जो एंजाइम है वो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देगा और फ्री एंजाइम जो है वो भी रिलीज हो जाएगा, और ये फ्री एंजाइम जो है ये अब दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए रेडी रहेगा और नई कैटालिटिक साइकिल को चालू कर पाए। क्लियर है? अब ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है हमारी, इसको कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो एक्टिविटी है एंजाइम की, उसको बहुत सारी कंडीशंस इफेक्ट करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन या स्पेसिफिक केमिकल्स जो बाइंड हो रहे हैं जो कि उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर एंड पीएच। तो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो टेम्परेचर की जिस रेंज में फंक्शन करते हैं या पीएच की जिस रेंज में फंक्शन कर पाते हैं वो बहुत ही नैरो रेंज होती है। मतलब अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ उस रेंज से तो हमारा एंजाइम काम नहीं करेगा। नाउ ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर पीएच होता है जिसपे वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर और वो पर्टिकुलर पीएच होती है ऑप्टिमम पीएच, और ये हर एक एंजाइम के लिए अलग होती है। नाउ एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू।
तो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ज़्यादा गया टेम्परेचर या थोड़ी सी भी पीएच ज़्यादा गई ऑप्टिमम पीएच से, तो भी हमारा एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। और अगर ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हुआ तो भी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। Now, low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. बस इनमें एक ही चीज़ होती है कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम रहा हमारा टेम्परेचर तो हमारा एंजाइम जो है वो बचा रहेगा। हालांकि वो थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर गया टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर पे हमारा जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जब हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जो वेलोसिटी है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो स्टार्टिंग में तो बढ़ती है। आप कहोगे मैम बढ़ी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में वो बढ़ती है, फिर जो रिएक्शन है वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाता है जिसको हम वी मैक्स बोलते हैं। और इसके बाद चाहे हम कॉन्सेंट्रेशन कितनी ही बढ़ा लें उसकी वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स से कम हो जाते हैं। सपोज करो स्टार्टिंग में हमने 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिए और 10 ही एंजाइम लिए हमने, फिर उसके बाद हमने 12 कर दिया इसको तो भी थोड़ी सी बढ़ गई रेट। लेकिन अगर हम इसको 20 या 30 कर देंगे और हमारे पास एंजाइम जो है वो 10 ही हैं तो वेलोसिटी बढ़ नहीं पाए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 10 एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, इनका सैचुरेशन हो जाता है। तो ऑब्वियसली सैचुरेशन हो जाएगा तो बाकी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आप डाल रहे हो एक्स्ट्रा, उनको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उनसे बाइंड नहीं कर पाएंगे। Now, the activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. अब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कुछ केमिकल्स पे भी डिपेंड करती है जो कि एंजाइम से बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को अल्टर कर सकते हैं। तो जब कोई केमिकल बाइंड होके हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर दे, बंद कर दे, तो उसको हम बोलते हैं इनहिबिशन या इनहिबिटर। उस केमिकल को हम इनहिबिटर बोलेंगे और इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे इनहिबिशन। और इनहिबिटर जो है वो बहुत ही क्लोजली हमारे सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है। जैसे सपोज करो ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है, तो इसी तरीके की शेप हमारे इनहिबिटर की भी होगी, जब तो वो यहाँ पे एक्टिव साइट पे आके चिपक जाएगा उसके। सो जब इनहिबिटर की शक्ल या इनहिबिटर का जो शेप है वो सबस्ट्रेट से बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है और वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। वो वाला इनहिबिटर जो है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा, क्योंकि वो कंपटीशन करेंगे ना, सबस्ट्रेट भी आके लगना चाहेगा और इनहिबिटर भी आके लगना चाहेगा। Now, due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. वही बात है कि इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो जो सबस्ट्रेट है उससे compete करके एक्टिव साइट पे बाइंड होने की कोशिश करेगा। कंसिक्वेंटली सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा और इसी वजह से एंजाइम का एक्शन जो है वो कम हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी है, जब ससिनिक डिहाइड्रोजिनेस हमारा एक एंजाइम होता है उसका इनहिबिशन जो है वो करता है मेलोनेट। और मेलोनेट जो है वो कौन से सबस्ट्रेट से लड़के ये काम करता है? इट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द सबस्ट्रेट ससिनेट इन स्ट्रक्चर। तो मेलोनेट का स्ट्रक्चर जो है वो ससिनेट से मिलता जुलता है, इसीलिए मेलोनेट जो है वो ससिनिक डिहाइड्रोजिनेस में जाके अटैच हो जाता है और उसको इनहिबिट कर देता है। अब इस तरीके के जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं उनको हम बैक्टीरियल पैथोजेंस कंट्रोल करने के काम में भी लेते हैं। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को ग्राफ दिखाने जा रही हूँ जिसमें सारे फैक्टर्स एक बार से हम रिवाइज कर लेंगे। सो देखो, पहला आ गया हमारा टेम्परेचर। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ, जब तक कि हमारा एंजाइम डीनेचर नहीं हो जाता हीट से और इनएक्टिवेट नहीं हो जाता। और जैसे ही वो डीनेचुरेशन होता है उसका जो हमारा रिएक्शन रेट है वो बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। क्लियर? देन सेकेंड है हमारा पीएच। तो ये जो एंजाइम इलस्ट्रेट किया गया है इसमें वो सबसे ज़्यादा 5 वाली पीएच पे एक्टिव है, उसके नीचे भी उसकी एक्टिविटी कम हो रही है और अगर उससे ज़्यादा पीएच कर रहे हैं हम तो भी उसकी एक्टिविटी कम हो रही है। तीसरा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ देर तक हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी,
लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जब सैचुरेशन आ जाएगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन या जो वेलोसिटी है वो एकदम स्टेबल हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारे एंजाइम्स काम करते हैं। अब जो हमारे एंजाइम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन और उनका नॉमेनक्लेचर देखने का टाइम आ गया है। सो अब देखो, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम जो है वो डिस्कवर किए गए हैं, उनको आइसोलेट किया गया, उनको स्टडी किया गया है। तो मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स जो हैं उनको हमने अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, अलग अलग ग्रुप्स में रखा है, डिपेंडिंग कि वो किस टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो एंजाइम्स को हमने 6 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है और हर एक क्लास में 4 से 13 सब क्लासेस हैं, यानी कि 4 मिनिमम और 13 मैक्सिमम। तो किसी सब क्लास में 4 सब क्लास हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 8 हैं, इस तरीके से। एंड दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय अ 4 डिजिट नंबर। एक 4 डिजिट नंबर के थ्रू हम इनकी नेमिंग करते हैं, जो आप लोगों के लेवल का नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन 6 क्लासेस के बारे में जानना है कि वो मेन क्लासेस क्या है। पहली है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेसिस। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीडो रिडक्शन करवाते हैं दो सबस्ट्रेट के बीच में। जैसे सपोज करो एक सबस्ट्रेट ले लिया हमने S, दूसरा ले लिया S डैश। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन के S जो है वो रिड्यूस्ड है और S डैश ऑक्सीडाइज्ड है। तो अगर हम ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेस यूज करते हैं तो प्रोडक्ट के तौर पे S जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लस जो S डैश है हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा। एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफरेसिस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ट्रांसफर करेंगे ये। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, एक ग्रुप को, जो दो पेयर है हमारे सबस्ट्रेट के, उनके बीच में ट्रांसफर करते हैं। जैसे S के पास G ग्रुप है प्लस S डैश, ये दूसरा सबस्ट्रेट है। तो ट्रांसफरेस एंजाइम हम यूज करेंगे तो G जो है वो इस पे जाके अटैच हो जाएगा, इससे हटके। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा S प्लस S डैश G। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो G ग्रुप है हमारा, ये हाइड्रोजन के अलावा होगा। हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। हाइड्रोजन के अलावा चाहे और कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं। क्लियर? देन थर्ड कैटेगरी इज हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस आर द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, देन CC बॉन्ड, C हेलाइड बॉन्ड और FN बॉन्ड्स। तो ये जितने भी बॉन्ड्स हैं उनका हाइड्रोलाइसिस जो है वो हाइड्रोलेस एंजाइम करवाता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज लाइसिस। तो नाम से ही पता चल रहा है, लाइसिस एंजाइम जो है वो जो ग्रुप्स हैं उनका रिमूवल करेंगे सबस्ट्रेट से बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस, लीविंग द डबल बॉन्ड्स। तो जो लाइसिस हैं वो कुछ ग्रुप्स को रिमूव करते हैं सबस्ट्रेट से, लेकिन हाइड्रोलाइसिस का मेथड नहीं यूज करते हैं, किसी और तरीके से अलग करते हैं जिससे हमारे डबल बॉन्ड्स रह जाते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा एक कंपाउंड है इस तरीके से, तो हमें XY अलग करना है, तो हम लाइस एंजाइम का यूज करेंगे, तो XY हमारे अलग हो जाएंगे। प्लस हमें पता है कि C जो है उसमें 4 वैलेंसीज होती हैं, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C जो है वो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब यहाँ से एक बॉन्ड इसका हट गया और इसका ये बॉन्ड जो है यहाँ से हट गया, तो ये एक और बॉन्ड जो है C और C एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। तो इसीलिए लाइसिस के केस में ग्रुप जो हैं वो हट जाते हैं सबस्ट्रेट से, और सबस्ट्रेट जो हैं उनमें डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज आइसोमरेसिस। सो आइसोमरेसिस में वो सारे एंजाइम्स आते हैं जो कि ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल या पोजिशनल आइसोमर्स का इंटर कन्वर्जन करा रहे हैं। केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजिशनल क्या होता है। तो इन सब के बीच का जो इंटर कन्वर्जन जो एंजाइम्स कराते हैं वो एंजाइम्स हमारे आइसोमरेसिस होते हैं। देन लाइगेसिस। देखो लाइगेसिस बहुत ईजी है, इसको याद रखना। लाइगेट करना मतलब होता है बांधना। आप नॉट वगैरह बांधते हो तो उसको हम बोलते हैं लाइगेट करना। सो जो एंजाइम्स दो कंपाउंड्स को लिंक कराते हैं, एक दूसरे के साथ बांधते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइगेस। जैसे कि C और O को बांध दिया हमने, यानी कि लिंक कर दिया, या C और S को हमने लिंक कर दिया, या C और N को हमने जोड़ दिया, या F और O को हमने जोड़ दिया। तो ये सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो है वो लाइगेस एंजाइम करवाए। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे एंजाइम्स। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है कोफैक्टर्स।
अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कोफैक्टर्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, तो वो क्लियर हो जाएगी आज आप लोगों को। नाउ एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हमें पता है कि एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, इसलिए उनमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कुछ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनको हम कोफैक्टर्स बोलते हैं, वो हमारे एंजाइम में आके बाइंड हो जाते हैं और इनकी वजह से हमारा एंजाइम जो है वो कैटालिटिकली एक्टिव हो जाता है। तो कोफैक्टर्स जो हैं वो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एंजाइम्स के। तो ये बात ध्यान रखनी है, मतलब एंजाइम का एक पार्ट है ये एक तरह से, लेकिन ये नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है। नाउ इन दीज इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपोएंजाइम। तो जैसे सपोज करो ये हमारा एंजाइम है, क्लियर, यहाँ पे इस जगह पे आके हमारा एक कोफैक्टर लग गया। अब कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो ये हिस्सा जो है हमारा वो नॉन प्रोटीन हो गया। लेकिन इस एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन है, यानी कि ये जो लाइन से मैं बना रही हूँ, ये प्रोटीनेशियस पोर्शन है, तो ये हिस्सा एपो एंजाइम कहलाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर हो गया। नाउ 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स में बी आइडेंटिफाइड। अब कोफैक्टर्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनको हम बाकी कोफैक्टर्स से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं वो हमारे एपोएंजाइम से बहुत टाइटली बाइंड करते हैं। मतलब अगर ये वाला जो हमारा पार्ट है कोफैक्टर का, अगर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा तो ये इस एपोएंजाइम से बहुत टाइटली बाइंड करेगा। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो बाकी कोफैक्टर्स के मुकाबले हमारे एपोएंजाइम से तेजी से और बहुत टाइटली बाइंड करते हैं। जैसे कि परऑक्सीडेज और कैटालेज, जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेकडाउन करवाते हैं वाटर में और ऑक्सीजन में, उसमें हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और ये हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट का एक पार्ट भी होता है। दूसरे टाइप के कोफैक्टर्स आते हैं हमारे कोएंजाइम्स। ना कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इनका जो एसोसिएशन होता है एपोएंजाइम के साथ वो बहुत ट्रांजिएंट होता है, मतलब ये टाइटली बाइंड नहीं कर पाते हैं। और कैटलिस्ट का जो कोर्स चलता है, पूरा जो टाइमिंग रहता है, उसमें बस थोड़े टाइम के लिए कोएंजाइम जो है वो हमारे एपोएंजाइम से बाइंड होते हैं। इसके अलावा कोएंजाइम जो है वो बहुत सारे अलग अलग एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में कोफैक्टर का काम भी करते हैं। Now the essential chemical components of many coenzymes are vitamin। अब बहुत सारे ऐसे कोएंजाइम्स हैं हमारे जिनके असेंशियल कंपोनेंट में हमारे वाइटामिन्स आते हैं। जैसे कि जो हमारा कोएंजाइम है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि NAD और NADP, इन दोनों में हमारा नियासिन विटामिन आता है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नियासिन विटामिन कौन सा है। एक चीज मैं बता देती हूँ कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसका ये पार्ट है, लेकिन ये B1 है, B6 है, B12 है, कौन सा है ये आप लोगों को मुझे बताना है। तो ये हो गया हमारे कोएंजाइम की बात। अब तीसरे पे चलते हैं जो कि है मेटल आयंस। अब बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको उनकी एक्टिविटी के लिए मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है। ये मेटल आयंस करते क्या है, ये जो साइड चेन्स होती हैं एक्टिव साइड पे, वहां पे ये कुछ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना लेते हैं और उसी टाइम पे सबस्ट्रेट के साथ भी ये कुछ केमिकल बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो ये एक्टिव साइट की साइड चेन्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना लेते हैं और उसी टाइम पे जो सबस्ट्रेट आके लगा उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका जिंक। जिंक जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है हमारा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, उसके लिए एक कोफैक्टर का काम करता है। क्लियर। अब जैसे ही कोफैक्टर हम रिमूव करेंगे एंजाइम से, तो हमारी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये चीज क्या बताती है कि जो हमारे कोफैक्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया। सो जो कोफैक्टर है हमारे वो एंजाइम का ही एक पार्ट होते हैं। ये हमारा पूरा एंजाइम है, यहाँ पे आके हमारा कोफैक्टर लग गया तो ये उस एंजाइम का ही पार्ट बनाएंगे। लेकिन जो इस पार्ट से अलग जो हमारा बाकी का पार्ट बचा है एंजाइम का, उस पार्ट को हम एपोएंजाइम बोलेंगे, जो प्रोटीनेशियस पोर्शन है, क्योंकि जो हमारे कोफैक्टर्स हैं वो नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं। क्लियर हो गई।
सो मैं होप करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते। सो गाइज, अब आपके एग्जाम्स में 3 से 4 दिन रह गए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप कोई भी नई चीज़ जो है उसको पढ़ने की बजाय जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसे रिवाइज कर। इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों का, जो बायोलॉजी ट्रिक्स वाले वीडियोस हैं उसमें एक वीडियो हमारा रह रहा है जो कि मैं कल अपलोड करूँगी, तो उसको देखना मत भूलना, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में बहुत काम में आएगा, जिसमें हम एनिमल किंगडम में जो कॉर्डेटा फाइलम है उसके सारे ट्रिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग अपना रिवीजन चालू रखो, रिवीजन में कमी नहीं करनी है। जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है पूछो मुझसे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर रखी है तो वहाँ पे आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। ओके, सो गाइज, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसी वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।